नमस्कार। 2003 में मलेशिया में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को चौंका दिया। 21 वर्षीय महिला सूचना विश्लेषक और ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो मार्शल आर्टिस्ट शाम को एक पार्टी में शामिल होने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हर बार रहस्यमय मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला। हालांकि इसके पीछे का सच कई लोगों को झकझोर कर रख देता है। मामला मलेशिया के कुआलालंपुर का है। कुलालंपुर मलेशिया की 2 राजधानियों में से एक है और मलेशिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जनसंख्या लगभग 2 मिलियन लोगों की है। कहानी के मुख्य पात्र का नाम केनियोन है या अन्यथा सिंहासन के राजा के रूप में जाना जाता है। मैं इसे संक्षेप में राजा कहना चाहूँगा। उसका जन्म 18 जुलाई 1974 को हुआ था। वह एक मिश्रित चीनी भारतीय है। मलेशिया में उनके पिता का नाम गुएन माई थुंग है। वह एक माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। उनकी मां पेरी है। वह भारतीय मूल की है और एक शिक्षिका भी है। रिश्तेदारों और दोस्तों की नज़र में गुएन एक खूबसूरत और सफल लड़की है। वह एक आज्ञाकारी, विनम्र और संतानोचित लड़की है। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति के अलावा उन्हें खेल, विशेष रूप से ताइक्वांडो का भी शौक है और उन्होंने ब्लैक बेल्ट की रैंक हासिल की है। इस विषय में ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो का उच्चतम स्तर है। हालांकि वह मार्शल आर्ट में अच्छी है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में भी बहुत प्रतिभाशाली है। 1995 में हाई स्कूल से उत्कृष्टता के साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए मलेशिया छोड़ दिया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी। फिर स्कूल से स्नातक होने के बाद वह एक उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी विश्लेषक बन गयी। अमेरिका में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात गुएन नाम के एक लड़के से हुई, जो बहुत सुंदर है और एक चीनी अमेरिकी है। यह खूबसूरत जोड़ी कई लोगों को ईर्ष्यालु बना देती है। 2001 में इन दोनों ने शादी रचाई। शादी करने के बाद दोनों ने बेहद खुशहाल जिंदगी जी। परिवार का भविष्य ऊंचा है। परिवार का भविष्य बहुत उज्जवल है। 2003 की शुरुआत में उसके पिता को कैंसर होने का पता चला। जब वह डॉक्टर के पास गए, सौभाग्य से उनकी स्थिति का अपेक्षाकृत जल्दी पता चल गया और इलाज की दर सफल रही। अपेक्षाकृत उच्च कार्य। जब उसे पता चला कि उसके पिता को कैंसर का एक अपेक्षाकृत दुर्लभ रूप है और एक खतरनाक ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो उसने मलेशिया लौटने के लिए वह सब कुछ छोड़ दिया जो वह कर रही थी। अपने पिता के परिवार के कुत्ते की देखभाल करना उसके दिल में सबसे कीमती चीज है। जून 2003 को वह संयुक्त राज्य अमेरिका से मलेशिया के लिए उड़ान भरी और अस्पताल में अपने पिता की अच्छी देखभाल की। वह सर्जरी कराने के लिए अपने पिता के साथ गई थी। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही और उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा हो गया, जिससे उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ। अपने पिता की 3 दिनों से अधिक समय तक देखभाल करने के बाद उसने पाया कि उनकी हालत बहुत अच्छी थी और इसलिए उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में काम जारी रखने के लिए लौटने की भी योजना बनाई। 14 जून को सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और परिवार में सभी ने उसके मलेशिया छोड़ने से पहले एक विदाई पार्टी आयोजित करने का फैसला किया था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक आपदा घट गई। विदाई पार्टी के बाद अप्रत्याशित रूप से उसके पास आया। तो आपके साथ क्या हुआ और अगले दिन हम 13 जून 2003 के समय में वापस जाएंगे। 13 जून 2003 को गुएन के मलेशिया छोड़ने और संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से एक दिन पहले उनके परिवार ने उनके साथ एक विदाई पार्टी रखी थी। पार्टी में केवल उनके परिवार के सदस्य और उनके कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। सल मॉल में एक रेस्तरां है। 20 बजे गुएन अपनी मां को रेस्तरां में ले गए। उस समय मॉल में पार्किंग स्थल काफी खाली था और टूटी हुई रोशनी के कारण अंधेरा था। देर होने के कारण मां बेटी रेस्तरां की ओर भागी। रास्ते में कार पार्क करने के बाद अचानक उसे याद आया कि वह उस समय कार में पार्किंग टिकट लेना भूल गई थी। मलेशिया के अधिकांश कार पार्कों में हमारी तुलना में एक अलग भुगतान विधि है। आप प्रवेश द्वार पर अपना टिकट लेंगे और फिर किसी अन्य स्थान पर पार्किंग के लिए भुगतान करेंगे और भुगतान स्थान आमतौर पर निकास पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको अपना पार्किंग टिकट ले जाना होगा सभी समय। उस समय उसने अपनी मां से कहा कि कोई ठीक है। खाना खत्म करने के बाद मैं उसे लेने के लिए वापस आई। दोनों के रेस्तरां में पहुंचने के बाद अन्य लोग भी आए और हर कोई बहुत खुश था। रात्रि भोज के दौरान गुएन उन दोस्तों के साथ अंतहीन बातचीत करती दिखी जिन्हें उसने वर्षों से नहीं देखा था। रात 3 बजे, हालांकि वह दोस्तों के साथ देर तक बैठना चाहती थी, जब मां थक गई, तो उसने अपनी मां को पहले आराम करने के लिए घर ले जाने और फिर बाद में वापस आने का फैसला किया। फिर वह अपनी मां और बहन को आगे ले गई।
ब्रूस वेन और उसकी मां और बहन टिकट काउंटर पर कतार में खड़े थे जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने टिकट कार में छोड़ दिया है। अपनी मां और बहन को इंतजार करने के लिए कहने के बाद वह जल्दी से लिफ्ट में बेसमेंट में घुस गई। कतार से पार्किंग क्षेत्र की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 20 मिनट बाद भी उसकी मां और बहन ने उसे वापस नहीं देखा। उन्होंने फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। चिंतित होकर दोनों ने नीचे पार्किंग स्थल पर जाने का फैसला किया। उन्हें अचानक पता चला कि उसकी कार बिना पंखों के उड़ गई थी और उसकी भी हालत ऐसी ही थी। दोनों समाचार रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से रेस्तरां में वापस आ गए। उसके फोन पर लगातार कई बार कॉल की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई फोन कॉल बंद होने के बाद उन्हें याद आया होगा कि गैराज में एक सुरक्षा कैमरा था। वे तुरंत नीचे भागे और सुरक्षा मांगी। निगरानी कैमरे देखें, लेकिन नियमों के अनुसार 0 घंटे के बाद निगरानी कैमरे की जांच की जा सकती है। आखिरकार सभी की दलीलों के तहत सुरक्षा गार्ड उन्हें निगरानी वीडियो की जांच करने के लिए सहमत हुए और स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने सभी को गंभीर झटका दिया। स्क्रीन पर दिखाया गया और 22:16 पर जब ब्रूस वेन पार्किंग टिकट खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, एक अजीब आदमी पीछे से उसके पास आया। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होने के बावजूद ब्रूस वेन लेकिन वह केवल प्रतिस्पर्धा में अच्छी है। उस समय उसने कोशिश की पिटाई के बाद जमकर लड़ने के लिए। आदमी ने उसके पेट और छाती पर कई बार हमला किया, जिससे वह अधमरा हो गई। कुछ ही क्षण बाद उस आदमी ने उसे कार में खींच लिया और चला गया। कार पार्किंग स्थल से तेजी से गुजरी और रेलिंग से टकरा गई। हालांकि कम रोशनी के कारण निगरानी कैमरे में अपहरणकर्ता का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख सका। अपनी बेटी का अपहरण होते देखने के बाद श्रीमती पोनी ने पुलिस को फोन किया। शांत बैठने और पुलिस का इंतजार करने से इनकार करते हुए सभी ने तलाशी के लिए कुआलालंपुर शहर में ऊपर और नीचे ड्राइव करने का फैसला किया। 4 घंटे खोजने के बाद कई घंटों तक कोई नतीजा नहीं निकलने पर उसकी मां और बहन ने वापस लौटने का फैसला किया। पूरी रात शहर में उसकी तलाश में भटकने के बाद थक गईं और अब वे केवल पेड़ों की देखभाल करना जानती हैं। लगातार 2 दिनों तक न तो पुलिस और न ही ब्रूस वेन के परिवार के पास कोई सुराग था, इसलिए उसके परिवार ने रिपोर्टिंग में सहायता के लिए मीडिया की ओर देखने का फैसला किया। उन्होंने बहुत सारे लापता नोटिस लॉन्च किए और 10,000 रिंगिट का इनाम दिया, जो लगभग 50 मिलियन BND है। इस घटना ने कल्पना से परे जनता का ध्यान आकर्षित किया, जिससे मलेशियाई पुलिस को काफी दबाव का सामना करना पड़ा। 16 जून को एक गश्ती अधिकारी ने सूचना दी कि उसी नंबर प्लेट वाली एक कार परित्यक्त निर्माण स्थल के बगल में मिली है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। कार ने संभवतः पार्किंग स्थल की रेलिंग और एक रात पहले टकराकर सामने वाले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार के अगले पहिए का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कार अचानक तेज होने पर किसी चीज से टकरा गई हो, जिससे ट्रंक फट गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि कार की पिछली सीट पर बड़ी मात्रा में खून पाया गया था। कार में वीरे के निशान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रूस वेन के साथ कार में बलात्कार किया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने तब आसपास भी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उस समय उसके फोन पर कॉल करने की भी कोशिश की, यह देखने के लिए कि एक आदमी ने फोन क्यों उठाया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत पता लगा लिया और एडिडासमेन नाम के उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसके पास उसका फोन था। पुलिस की पूछताछ से पहले वह एक ड्राइवर था। उसने गवाही दी कि 14 मई की सुबह वह काम पर जा रहा था। जब वह औद्योगिक पार्क के पास पहुंचा तो उसने देखा सड़क के किनारे खड़ी एक कार। संयोग से उसकी सीट टूट गई थी, इसलिए वह सीट को सहारा देने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए कार से बाहर निकला। संयोग से उसने कार के पीछे एक नग्न लड़की और ड्राइवर की सीट पर एक आदमी को देखा। उस समय उसने सोचा यह सिर्फ एक जोड़ा था जिसने सेक्स किया था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद कार चली गई। घर जाने के लिए कुछ काम करने के लिए गाड़ी चलाने के बाद उसने देखा कि कार वापस उसी स्थान पर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या देखने के लिए कोई बढ़िया दृश्य है, इसलिए उसने कार से बाहर निकलने और ऊपर वाली कार के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, सिर्फ पिछली सीट पर एक लड़की का एक बैग और एक मोबाइल फोन था। जब उसने आसपास किसी को नहीं देखा तो उसे लालच आ गया और वह कार के दरवाजे से अंदर पहुंचा, अपना बैग और मोबाइल फोन लिया और चला गया। काफी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि उसका किंग स्वान से कोई संबंध नहीं था। उसकी काया भी कैमरे में रिकॉर्ड हुए आदमी से अलग थी। उसने अपनी काया भी बहुत साफ साफ बताई थी। उस दिन ड्राइवर की सीट पर जो आदमी था, उसने मूलतः वही व्यक्ति था जिसे कैमरे में कैद किया गया था। वह ब्रूस वेन का फोन भी इस्तेमाल करता था। क्या उसने अपनी खुद की डोरी खरीदी थी? समीक्षा करने के बाद पुलिस ने उसे एक संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया और उसे गवाह के रूप में माना।
17 जून को 4 दिन बाद ड्रोन अपने लापता दस्तावेजों को भूल गया। कार का स्थान लगभग 2 किमी था। एक निर्माण फोरमैन अचानक उसे सड़क के बगल में एक सीवर में बहुत बुरी गंध महसूस हुई। उसने उत्सुकतावश उसे खोला और अंदर एक जला हुआ शव पाया। वह घबरा गया, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और 2 टायरों वाला एक जला हुआ शव पाया। उसकी छाती पर हाथ रखे हुए थे। शरीर का अधिकांश हिस्सा जलकर कोयले में तब्दील हो गया था। फोरेंसिक जांच के बाद मेडिकल परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की मौत पेट पर चाकू के 2 घावों से हुई। मरने से पहले पीड़िता के साथ कई बार क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया, जिससे निजी क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा। कोरोनर ने पीड़िता के शरीर से वीर्य का डीएनए भी सफलतापूर्वक निकाला, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पीड़ित राजाओं का राजा था। पुलिस ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त नताशा और उसकी बहन को अस्पताल में आमंत्रित किया। जब उसने अपनी बहन का शव देखा तो उसे पहचान लिया। जब वह रात के खाने पर गई तो उसने असली जीन्स पहनी जो उसने ब्रून ट्वेन को उधार दी थी। डीएनए पुष्टि के माध्यम से यह पुष्टि की गई कि शव किंग ट्वेन का था। अमीना इसाक नाम की एक महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 14 जून की सुबह उसकी किसी से मुलाकात हुई। अजीब आदमी है, कार में पंचर था। उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और टायर बदलने के लिए एक उपकरण उधार लेने के लिए कहा, जिस पर वह सहमत हो गई। इसके अलावा उस समय उसका भाई भी ड्राइवर की कार में था और उस आदमी का समर्थन करने के लिए नीचे चला गया। टायर बदलो। जब वह की टायर बदलने जा रही थी, उसने देखा कि कार के पीछे यात्री सीट पर एक लड़की बैठी थी। कार में बैठी लड़की ने अपने हाथ पकड़ लिए और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कुछ मांगना चाहती हो। यह देखकर वह कार से उतर गई और उस लड़की की ओर चल दी जो पूछने जा रही थी। उस आदमी ने यह देख लिया। डरकर उसने तुरंत टायर बदलना बंद कर दिया और कार में कूद गया। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। लाइसेंस प्लेट WA6871। यह ब्रून ट्वेन की लाइसेंस प्लेट और 13 जून की रात है, वह रात जब ब्रून ट्वेन गायब हो गया था। यह लगभग 23:15 बजे का समय था। एक पुलिस अधिकारी जो अपने सहयोगियों के साथ गश्त पर था, उसने सड़क के किनारे एक नीली कार खड़ी देखी। यह बहुत सामान्य थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 30 मिनट से अधिक समय के बाद उन्होंने पुराने क्षेत्र में फिर से गश्त की। कार अभी भी वहीं थी। यह देखकर वह बात करने के लिए कार का दरवाजा खटखटाने चला गया। धीमी रोशनी में उसने कार के अंदर देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसके बगल वाली यात्री सीट पर एक लड़की बैठी थी जो थोड़ी डरपोक लग रही थी। यह देखकर उसने उन्हें पहचान दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर किया। कार में सवार 2 लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया था और पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। दस्तावेजों को देखते समय उसने देखा कि उसके बगल वाली लड़की अजीब इशारे कर रही थी। उसने उसे पकड़ लिया। उसके सीने के सामने हाथ मानो कुछ मार रहे हो। यह देखकर कि कुछ गड़बड़ है, उसने तुरंत लड़की को पूछताछ के लिए कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जब लड़की बीच में कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला तो उस समय वह आदमी आक्रामक दिखाई दिया और पुलिसकर्मी पर चिल्लाया कि तुम सिर्फ नकली पुलिस हो, तुम लुटेरे हो। डांटने के बाद उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और भाग गया। यह देख पुलिस ने पिस्तौल निकाली और कार पर 2 फायर किए। एक फायर टायर में लगा, लेकिन कार फिर भी भाग गई और रात में गायब हो गई। अचानक हुई घटना के कारण पुलिस ने लाइसेंस प्लेट नंबर दर्ज नहीं किया, लेकिन सौभाग्य से पुलिस के पास अभी भी कार में मौजूद 2 लोगों के जो पहचान कर सके। क्योंकि उस समय ब्रून ट्वेन के अपहरण की खबर नहीं फैली थी, उन्हें 2 कार्यों के महत्व का एहसास नहीं था। उन्होंने अपने वरिष्ठों को भी 2 कार्य दिए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब खबर फैली, उन्होंने 2 पहचान पत्रों की समीक्षा की। एक का नाम अमित नेतृत्व बिनारित था और दूसरे का नाम किंग ट्वेन था। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने ID कार्ड पर पते की जांच की और पाया कि पता गलत था और ID कार्ड नकली था, जिससे पुलिस और भी भ्रमित हो गई। वे केवल उस आदमी का नाम जानते थे और उनके पास कोई अन्य जानकारी नहीं थी। अंततः पुलिस को विवाह पंजीकरण कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा विभाग में उसका नाम पुनः प्राप्त करना पड़ा। अंततः उन्हें जानकारी मिली जिससे पता चला कि वह 27 साल का था जो एक मशीन सफाई कंपनी के लिए काम कर रहा था। साथ ही एक प्रबंधक के रूप में भी काम कर रहा था। उन्होंने जंगल में रस्सियां खींचने से बचने के लिए पत्नी की जानकारी और घर का पता भी ढूंढ लिया। पुलिस ने उसके घर के पास घात लगाकर हमला किया। 3 दिनों की घात के बाद पुलिस ने उसे नहीं देखा, लेकिन केवल पत्नी को अंदर और बाहर देखा। वह कमरा 20 जून को सुबह 4 बजे पुलिस ने अंततः उसे टैक्सी से बाहर निकलते और घर की ओर चलते देखा। पुलिस तुरंत पहुंची और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
पहले तो पुलिस ने सोचा कि वह इतनी क्रूरता करने वाला बेहद क्रूर व्यक्ति होगा, लेकिन वास्तव में जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसे कोई भ्रम नहीं था। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी, हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल नहीं लग रही कि बिल्कुल हत्यारा। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि नाजिब एक कट्टर ईसाई है और वास्तव में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सुखी पारिवारिक जीवन। नाजिब खुद एक विमान सफाई कंपनी के निदेशक हैं। उनकी पत्नी एक बैंक की वरिष्ठ कर्मचारी है और उनका 5 साल का बच्चा है। उस समय पत्नी 3 महीने के बच्चे के साथ गर्भवती भी थी। तार्किक रूप से यह समझ में नहीं आता कि नाजिब इतने खुशहाल परिवार में अपराध क्यों करेगी। इसके बाद पुलिस ने उसके घर पर तलाशी वारंट के लिए भी आवेदन किया और उसके घर में खून से सनी नीली जैकेट और नीली जीन्स के साथ कपड़े, DNA भी पाया और पुष्टि की कि उसने सब कुछ कबूल करने के लिए चुना है, पूरी चीज को बहाल कर दिया है। उन्होंने पुलिस को शॉपिंग मॉल की भूमिगत पार्किंग में भी ले जाया और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, और 13 जून की रात को उन्होंने गलती से सुंदर और सेक्सी वुमेन ट्वेन को वहां से गुजरते हुए देखा। गुस्से में आकर उसने मोटरसाइकिल से माम बेटी की कार का पीछा किया। पार्किंग स्थल पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि कार में एक और व्यक्ति था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। हार न मानते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर छोड़ दी और मौके की प्रतीक्षा में पार्किंग में चला गया। कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वांग जुआन को पार्किंग में अकेले घूमते देखकर उसके खुश होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब उसने उसे कुछ ढूंढते हुए देखा तो वह तुरंत उसे नियंत्रित करने के लिए दौड़ा और फंस जाने के डर से वह सीधे बार के माध्यम से गाड़ी चलाकर भाग गया। उसने कहा कि उसने उसके साथ कुल 2 बार बलात्कार किया। अंत में जब पीड़िता ने विरोध करना बंद नहीं किया तो उसने उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। उसे मरता देख वह घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने उसे कपड़े से बांध दिया। सिर्फ यह देखकर कि सड़क के किनारे की खाई ढकी नहीं है, उसने उसके शरीर को खाई में फेंकने का फैसला किया और उसी समय फेंक दिया और सीमेंट से भरे 2 टायर छेद को ढकने के लिए कुछ बोतलों का इस्तेमाल किया और फिर जल्दी से घटनास्थल से भाग गए। अगले दिन वह गैसोलीन और लाइटर लेकर वापस आया और शरीर को जला दिया। दर्ज के अनुसार जब उसने अपराध स्वीकार कर लिया तो मामला समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद सब कुछ इतना सरल नहीं था। गिड़गिड़ाने के बाद दोषी नाजिब के परिवार ने बचाव के लिए मोहम्मद नामक एक प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया। बाद के मुकदमे में नाजिब ने पिछले सभी बयानों को खारिज कर दिया और मान लिया कि ये बयान जबरदस्ती के कारण थे, वास्तव में वह दोषी नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो उनकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को जेल भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कपड़ों और वीरे पर खून के धब्बे जैसे सबूत भी हैं। इनकार करना कठिन है, लेकिन वकील ऐसा नहीं सोचते। उनका मानना है कि सबूत केवल अप्रत्यक्ष सबूत है कि किसी ने नेतृत्व को हत्या करते नहीं देखा है। यहाँ तक कि वकील ने भी पहली गवाही में कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया, जैसे कि तहखाने में निगरानी कैमरा प्रणाली कार बहुत धुंधली है और इसे नहीं देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और यह निश्चित नहीं है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति नाजिब है, भले ही वह आदमी वही हो। यह साबित नहीं हो सकता कि उसने किंग ट्वेन के साथ बलात्कार किया, हो सकता है कि वह स्वेच्छा से उसके साथ गई हो। ट्वेन एक काला ताइक्वांडो सेनानी है और वह है सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति। एक उच्च स्तरीय सेनानी का एक सामान्य व्यक्ति द्वारा अपहरण किया जाना उचित नहीं है। पूरे मामले में यह स्पष्ट है कि ट्वेन के पास पुलिस से मिलने के बाद बचने के 2 मौके थे। वह भागने के लिए दरवाजा खोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी बार जब वह टायर ठीक करने के लिए उपकरण उधार लेने गया तो वह स्पष्ट रूप से कार में अकेली थी, लेकिन उसने भागने के लिए दरवाजा खोलने का विकल्प नहीं चुना। पुलिस को उसके घर पर खून से सनी पैंट मिली। नाजिब वकीलों का मानना है कि इसमें कोई समस्या की है, क्योंकि पुलिस ने सटीक आकार नहीं मापा, इसलिए वे यह नहीं बता सके कि जीन्स किसकी थी। इस बात से पर्याप्त सबूत है कि ट्वेन का यौन उत्पीड़न किया गया था, लेकिन नाजिब ने कहा कि उसने उसके साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए थे और उन दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। उन्होंने उत्साह में बहुत ज्यादा मजा किया, इसलिए उन्होंने एक दुख मौत का कारण बना दिया। वकील की दलीलें जारी होने के बाद इस घटना ने जनता की राय में हलचल पैदा कर दी। जबकि ज्यादातर लोगों ने सोचा कि वकील जानबूझकर अपराध की रक्षा कर रहा था, वहीं अन्य लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सवाल यह था कि क्या नाजिब असली हत्यारा है। उसके बाद आपराधिक मनोवैज्ञानिकों ने वकील द्वारा उठाए गए प्रत्येक संदेह को समझाया। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ताइक्वांडो सिर्फ एक खेल है जिसका मुख्य कार्य शरीर को प्रशिक्षित करना है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक ताकत में बड़ा अंतर होता है।
इसके अलावा जब ब्रूस वेन अपनी कार में बैठी थी तो उसने उसे धमकी दी, लेकिन उसके लिए विरोध करना मुश्किल था। भले ही वह एक ब्लैक बेल्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस अप्रत्याशित आश्चर्य को संभाल सकती है जो तब आता है जब उसका सामना एक सशस्त्र ठग से होता है। आमतौर पर महिलाओं का मानस बहुत डरा हुआ होगा। वह डरी हुई थी, इसलिए उसने खुद को खोकर भागने की हिम्मत नहीं की। स्वभाव के कारण वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में कोई रास्ता सोचने में असमर्थ हो जाएगी। डीएनए सबूतों के अलावा अभी भी कई अन्य गवाह हैं। भले ही उन्होंने उसे मारते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा। उन सभी ने शुरू से ही उसे उसके साथ देखा था। खत्म करने के लिए इसे नकारना कठिन था। 23 फरवरी 2015 को 52 दिनों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कई भौतिक सबूतों और दर्जनों अदालती गवाहों की गवाही के आधार पर नाजिब को हत्या और यौन अपराधों का दोषी ठहराया। उसे मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि हत्या के लिए 29 साल की जेल थी। हमला और अतिरिक्त 3 कोड़े। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें अदालत का फैसला स्वीकार है, लेकिन वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 2007 में अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। 2009 में उसने दया की भीख मांगी। वह मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना चाहता था, लेकिन अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। 23 सितंबर 2016 को उन्होंने जेल में अपनी जान दे दी। घटना के बाद अपराधियों को रोकने के लिए कई बदलाव किए गए, जैसे कि कुछ बड़े शॉपिंग मॉल कार पार्कों में महिला पार्किंग जोन स्थापित करना, अधिक निगरानी उपकरण स्थापित करना और इमारत में आपातकालीन कॉल बटन किराए पर लेना। हालांकि ऐसी सुविधाएं केवल कम हो सकती हैं। अपराध को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते। इसके अलावा हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए। सावधान और सतर्क रहें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले मामलों में मिलते हैं। नमस्ते।